हमारे साथ में हैं एमपी राज्यसभा अलका गुर्जर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत बात होती है और आपको एक प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिला है। किस तरह से देखती हैं आप इस अवसर को? देखिए, 2014 के बाद जब लाल किले की प्राचीर से इज्जत घर की बात हुई, तब वो आधी आबादी जिसके बारे में सिर्फ अभी नेग्लेक्टेड थी या वोट बैंक माना जाता था, उसको सम्मान, स्वावलंबी जीवन देने की जो शुरुआत हुई वो मोदी जी के समय के बाद ही हुई है। सामाजिक सुरक्षा की बात हो या स्वावलंबी जीवन की, जनधन खाते खोले, उस समय भी बहुत मखौल उड़ाया। लेकिन आपने देखा कोविड के समय और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आने थे वो भी आए, और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो मुद्रा लोन में आज बहुत गौरव होता है कि 65% से ज़्यादा लोनी बहनें हैं। तो बहनों को आत्मनिर्भर होने में, स्वावलंबी जीवन में, सामाजिक सुरक्षा देने में मोदी सरकार के आने के बाद शुरुआत हुई है। और अब नीति और निर्णय में भागीदारी, नारी शक्ति वंदन बहुत अभिनंदनीय कदम है। और उस आधी आबादी को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्णय में भागीदारी देकर एक नई शुरुआत इस युग में हुई है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है। और आज महिला होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते बहुत गौरव होता है कि उस जो आधी आबादी को सशक्त करने का जो कदम सरकार ने उठाया है, उसमें सहभागी बनने का मुझे भी मौका मिलेगा। ठीक है अलका जी, देखिए हम विकसित भारत, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की गई। हालांकि विपक्ष ने पहले इस प्रस्ताव को पास करने में काफी सहायता की थी, उसके बाद जिस तरह से चीजें सामने आई उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर उनका मन साफ होता, उनका अगर कॉन्शियस साफ होता, तो ये अधिनियम बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को ये कभी स्वीकार नहीं होता कि एक आम घर की बहन, आम घर की महिला निर्णय में भागीदारी करे, आम घर की महिला डेवलपमेंट में योगदान दे, आम घर की महिला स्वावलंबी बन सके। जबकि आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं आगे आकर परिवार के लिए भी योगदान करें, समाज के लिए भी योगदान करें, क्योंकि वो आधी आबादी है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए था, जो अब शुरुआत हो चुकी है मोदी जी की सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अगर हम देखें, आप एक ऐसे समाज को, ऐसे प्रतिशत को आप प्रतिनिधित्व करती हैं जो आगे आती हैं, बात करती हैं। लेकिन अगर हम किसी भी घर को उठा के देखें या ग्राउंड रियलिटी देखें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है कि महिलाओं का जो अधिकार है, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या ट्रिपल तलाक की करें, किस तरह से आप देखती हैं कि जो घर में रहने वाली महिला है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, जिससे कि जो आधी आबादी अपना काम करना चाहती है, जो उनका योगदान चाहिए, वो सुनिश्चित हो? देखिए, 2014 के बाद जो शुरुआत हुई है, उसके बाद आप देखेंगे, और उससे पहले जो 50% रिजर्वेशन था पंचायतों में, आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सामाजिक सरोकारों से संबंधित जो काम थे उनमें महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया। और 2014 के बाद जो स्वावलंबी जीवन के लिए और सामाजिक सुरक्षा देने की जो शुरुआत हुई है, तो आज हम देखते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं 93 लाख से ज़्यादा हैं, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा बहनें अपने अपने हुनर के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत की कड़ी भी बन रही हैं, और परिवार की आय बढ़ाने में और बच्चों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जब वो सामाजिक रूप से और जब वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाती है, तो समाज के डेवलपमेंट में और अच्छी तरह भागीदारी वो निभा सकती हैं। आज हम लखपति दीदी की बात करते हैं, आज हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं, महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो ये जागरूकता का ही परिणाम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो रेशो था मेल फीमेल का, वो भी बहुत कम हो गया है। और आज महिला सम्मान के साथ समाज में के बीच में जाकर अपनी बात कह रही है
और अपना योगदान दे रही है। ठीक है, अलका जी देखिए, राज्यसभा सांसद के तौर पर आप क्या परिकल्पना करती हैं विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 को लेकर? क्योंकि कई बड़ी बड़ी बातें होती है विकास को लेकर, कई चीजें सामने आती हैं, कई योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पर उसकी तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। कुछ ही समय हुआ है आपने ये अपना पद संभाला है, आप कैसे देख रही हैं? और आपके साथ ही सांसद भी हैं जो काफी समय से इसको लेकर काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और तमाम चीजें सामने आती हैं। क्या कमी छूट गई है अब तक इन 2.5 वर्षों में आप जो देखती हैं? देखिए, हम आज़ादी के अमृत काल में हैं और विकसित भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हमारे युग पुरुष दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब सब विकसित भारत की परिकल्पना ही बेमानी है। उसी तर्ज पर माननीय मोदी जी की सरकार ने वंचित को वरीयता देकर हर उस वंचित को जो अभी तक योजनाओं से या समाज की मुख्य धारा से छिटका हुआ था, उसको मुख्य धारा में लाकर विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। आज आप देख रहे हैं कि 81 करोड़ फ्री राशन है। आज आप देख रहे हैं कि 16 करोड़ से ज़्यादा नल से जल पहुंच गया है। 100% जिन्होंने आवेदन किया है उन घरों में बिजली पहुंच गई है। आकांक्षी जिलों की परिकल्पना मोदी जी के अलावा अभी तक किसी ने नहीं की, कि वो जिले जो अभी तक विकास की परिकल्पना से दूर थे, जो वर्ग अभी तक इस तरह की चीज़ों से छूटे हुए थे, उन सब को योजनाओं के मार्फत लाभान्वित करके स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को 58% जो लाभ हुआ है, मुद्रा योजना से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, योजनाएं गिनाने बैठूंगी तो समय भी बहुत कम है, लेकिन इन सब चीज़ों से उस वंचित को जोड़कर उसको वरीयता देकर मुख्य धारा में लाकर विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ने का जो महती प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है, वो निश्चित रूप से 2047 में समाज का हर वर्ग, समाज का हर कामगार उस विकसित भारत के साथ जुड़ेगा और हम 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेंगे। लेकिन कमी कहाँ कुछ आप देख रहे हैं 2.5 वर्षों में? कुछ चीजें जो आप अब करना चाहती हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? देखिए, कमी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी फील्ड में है। ई श्रम कार्ड्स बने हैं, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार थे उनको भी सुरक्षा देने का काम किया है। समाज के हर वर्ग के विकास के लिए उसको विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्राथमिकता बताऊं तो निश्चित रूप से मेरी बहनें होंगी। आधी आबादी अगर जिस गति से जागरूक होकर समाज के विकास में योगदान दे रही है, अगर इसी तरह काम करती रही तो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो पुनः हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि महिलाएं जो आधी आबादी है उनको एक ऐसा मंच मिले जहां पर वो आगे आ सकें और अपना जो अधिकार है, अपने अधिकार है उनके ऊपर अपने विकास की जो धुरी है उसको आगे ले जा सके। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सी बात जो बहुत निकल के आती है, हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम उस चीज़ को कवर भी करते हैं, वो है अपराध। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि लगातार हम देखते हैं इस तरह की भयभीत कर देने वाली घटनाएं सामने आती हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। किस तरह से देखती हैं आप कि आप इसमें क्या कुछ ऐसा कर सकती हैं या क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार गिरे और महिलाएं सशक्त होने के साथ में महसूस करें कि वो सेफ भी हैं, वो सुरक्षित भी हैं? देखिए, शासन पारदर्शी होता है, शासन स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है तो निश्चित रूप से इस तरह की अपराधों में, इस तरह के कामों में कमी आती है। लेकिन एक तरह से ये सामाजिक ताने बाने को भी दर्शाता है। आज हमारे समाज में जागरूकता की ज़रूरत है, समाज को एजुकेट करने की ज़रूरत है और जो जेंडर इनइक्वालिटी अभी तक हो रही थी उसके लिए बहुत प्रयास हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। अपराध का ग्राफ भी उसकी वजह से गिरा है, लेकिन पूरी तौर पर सामाजिक रूप से उसको समझने की, उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए ऐसे में विपक्ष जो है एनसीआरबी रिपोर्ट्स का हवाला देता है और एनसीआरबी रिपोर्ट्स के तहत कहा जाता है कि महिला जो अपराध है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, तो उसको कैसे कॉम्बैट करती है भाजपा? देखिए, ये महिला अपराध के आंकड़े तुलना करने के लायक नहीं है। मैं ये कहूँ कि उनके समय बहुत ज़्यादा थे, हमारे समय में इतना परसेंटेज कम हुआ है, मुझे नहीं लगता ये सही आकलन हो सकता है। लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि माननीय भजन लाल जी की सरकार आने के बाद
अपराध का ग्राफ न केवल महिला अपराधों में, बाकी अपराध का ग्राफ भी गिरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इस सरकार की है। लेकिन सामाजिक रूप से जागरूकता, सामाजिक रूप से एजुकेट करना, हमारे युवाओं को आज क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अधीर हो गए हैं हमारे युवा, और उसके चक्कर में शॉर्ट टेम्पर्ड होकर कई तरह के अपराधों को वो अंजाम देते हैं। तो उसके लिए सामाजिक रूप से एजुकेट करने का, सामाजिक ताने बाने को सुधारने की भी ज़रूरत है। और डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार अपराधों के प्रति निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस रखती है और कड़े कार्रवाई करके उन अपराधों को रोकने के लिए संकल्पबद्ध है। बिल्कुल मैम, मेरी सहयोगी अर्पिता ने पूछा विपक्ष का सवाल। तो अक्सर विपक्ष ये भी कहता है जब भी महिलाओं के लिए कुछ किया जाता है उसे मास्टर स्ट्रोक का नाम दे दिया जाता है कि मास्टर स्ट्रोक है, और अब वोट बैंक में जो है इसकी एक अहम भूमिका रहेगी। किस तरह से आप इस चीज़ को देखती हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक होता है, राजनीति होती है, या वाकई महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने की तरफ एक कदम होता है? देखिए, वो लोग जिन्होंने अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति की या वोट बैंक की राजनीति की, वो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसे। और मास्टर स्ट्रोक तो हर वो कदम है जो मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए लिया है। जहाँ तक राजनीति की बात वो करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं वो जानते हैं कि भाजपा का जन्म कभी सत्ता के लिए नहीं हुआ था। जब 2 सांसद निर्वाचित होकर आए थे तब भी हमारा वैचारिक अधिष्ठान वही था। हमारे विचार समाज के बारे में, हमारे विचार वंचितों के बारे में वही थे। और आज जब बहुमत होकर 2014 से लगातार भाजपा सत्ता में है तब भी हमारा विचार वही है। लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत थी, जहाँ जहाँ वरीयता देकर मुख्य धारा में लाने की जरूरत थी, उसके लिए निरंतर प्रयास मोदी जी की सरकार ने किए। और आज बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आधी आबादी को जो सम्मान 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने दिया है, उसकी पार्टी की एक सिपाही होने के नाते बहुत गौरव होता है कि हम भी उस विचार का एक अंग हैं, उस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है अलका जी, देखिए गुज्जर कम्युनिटी के लिए भी बात की जाती है, उनके विकास के लिए आप क्या कुछ सोचती हैं? और गुज्जर आंदोलन में जिस तरह से महिलाओं को परेशानी हुई थी, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं जिस समाज से आती हूँ, हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है। लेकिन अकेले समाज की बात करने के बजाय सर्व समाज के बारे में बात करने की आवश्यकता है। और हमारा विचार भी यही कहता है कि सर्व समाज को लेकर ही हम देश की बहबूती की, विकसित राष्ट्र की कल्पना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे समाज की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही MBC का आरक्षण दिया, बच्चों को जिससे रोजगार मिला, और आज निरंतर वो आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही देवनारायण योजना लागू हुई, जिससे जगह जगह ग्रामीण सुदूर इलाकों में भी शिक्षा के लिए माहौल तैयार हुआ, उनके लिए सुविधाओं का विस्तार हुआ। और आज बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे समाज में सबसे ज़्यादा अगर कमी थी तो शिक्षा की ही थी। और ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही संभव हो पाए हैं। और अब समाज को, सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़कर हर समाज विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान करे, इस परिकल्पना के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। राजस्थान की मैम अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ये राज्य है और साथ में से विविधता भी बहुत है। हम देखते हैं यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र भी है, यहाँ पर थार डेजर्ट भी है, यहाँ पर मरुधरा भी है, और हर जगह का जो परिप्रेक्ष्य है, हर जगह का जो कल्चर है, कुछ कुछ अलग है। वहाँ जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए अब आप, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है, किस तरह के आप सवाल उठाएंगे और किस तरह से उनके जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहेंगी? देखिए, राजस्थान बहुत कलरफुल स्टेट है, और यहाँ देखा जाए तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे आर्टिजन्स ऐसे हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिली थी। आप पिछले 5 साल को रिकॉर्ड देखें तो पद्म अवार्ड्स राजस्थान में बहुत आए हैं। पद्म अवार्ड्स जो अभी तक सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए माने जाते थे, मोदी जी के आने के बाद वो आम आदमी के अवार्ड्स हो गए हैं। और ऐसे ऐसे आर्टिजन्स को पहचान मिली है, चाहे वो रूमा देवी हो, चाहे वो हमारे चपंग क्या बोलते हैं उसको, चंग बजाने वाले आर्टिस्ट हों। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है।
और सुदूर गांव में जो बहनें हैं जो कुशलता से आत्मनिर्भर भारत में योगदान देकर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं या रोजगार आगे बढ़ा रही हैं, पापड़ बना रही हैं या क्रोशिये के काम कर रही हैं या आरी तारी का काम कर रही हैं, जो अपनी आय भी बढ़ा रही हैं और सामाजिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही हैं, उन सब को के बीच में जाकर और ऐसी बहनों को तलाश कर उनके साथ जुड़कर उनका सहयोग करना और उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का मैं प्रयास करूंगी, अगर मुझे उनसे संपर्क करने का मौका मिला तो। ठीक है, देखिए आपने भाजपा के साथ शुरू से काम किया है, बूथ स्तर से जो है मजबूती को लेकर बात हमेशा से भाजपा करती आई है। आप पहले कार्यकर्ता के बतौर भी काम कर चुकी हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से आप देख रही हैं और आगे आने वाले समय में आप कौन से ऐसे मुद्दे उठाना चाहेंगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सबसे बड़ा पद होता है तो कार्यकर्ता ही होता है। दायित्व हमें समय समय पर बदलते रहते हैं और उन दायित्वों के अनुरूप निरंतर जो अपेक्षित होता है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व के की जो अपेक्षाएं हमसे है, उनके अनुरूप हम निरंतर काम करते रहते हैं। तो राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए और इसके अतिरिक्त केंद्र के द्वारा जो भी भूमिका, जो भी काम मुझे बताया जाएगा, मैं अभी तक संगठन में भी अपना काम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से करती रही हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि उसे निष्ठा और ईमानदारी से जो काम दिया जाएगा उसे मैं करती रहूँगी। स्त्री और पुरुष एक ऐसी गाड़ी के दो पहिए हैं जिसके एक भी कम होने से या ऊपर नीचे होने से जो व्यवस्था है वो डगमगाती है, जो पथ है वो डगमगा जाता है। आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से महिलाओं का राजनीति में आगे आना देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनके खुद के परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है उनके विकास की, उनके सशक्तिकरण की, या कहीं ना कहीं जो हमें रोल्स मिले हुए हैं कि महिलाओं को ये करना चाहिए और पुरुषों के लिए ये काम है, कैसे देखती हैं आप इस व्यवस्था को? देखिए, समाज महिला और पुरुष दोनों के समझदारी से और दोनों के एक दूसरे को समझने से ही बनता है, उसी तरह परिवार चलता है। लेकिन महिलाओं को मौका मिलना अब चालू हुआ है और महिलाओं के मौका मिलने में, जैसे पुरुष के पीछे कहते हैं कि एक महिला होती है, महिला के पीछे भी एक परिवार होता है और उस परिवार का समर्थन आपसे सब कुछ करवा देता है। तो निरंतर आप परिवार के सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहें। भारतीय जनता पार्टी में काम करना, जो मुझे लगता है देश के लिए काम करने के बराबर है, क्योंकि देश के बारे में सोचने का काम हमारा वैचारिक अधिष्ठान सर्वधर्म सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप काम करने की हमें प्रेरणा देता है और उसी के अनुरूप हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते रहते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि विश्व में भी भारत का परचम फहरा रहा है और हम उसके एक कड़ी बनकर काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है, देखिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा ने कई बड़े चीजें जो हैं वो सामने लाए थे, उसके बाद लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि उन्हें इस प्रस्ताव से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो संशोधन इसमें किया गया है उससे परेशानी है। अगर आरक्षण देना है तो इसी में आरक्षण दे दे, 543 सीटों में ही आरक्षण दे दे, तो उसमें भाजपा को क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं थी, उनका मंतव्य और मंशा बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन जिन्हें रोड़े अटकाना होता है वो कोई ना कोई बहाना लेकर आते हैं, क्योंकि विपक्ष की अगर आप देखेंगे जो आलोचना करने की स्थिति, वो तो मोदी जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं। तो इस महिला आरक्षण में अगर परिसीमन होकर सीटें बढ़कर उसके बाद मिल रहा था तो उन्हें क्या परेशानी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये कहना है कि जो नॉर्थ की सीटें हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, उससे सीधा फायदा भाजपा को होगा और बाकी विपक्ष जो है पहले से कमजोर है और ज्यादा कमजोर होगा। देखिए, वो तो बिल्कुल कमजोर से कमजोर तब होते जा रहे हैं। जनता ने उन्हें पूरी तौर पर नकार दिया है और इस तरह से जन विरोधी काम करके वो निरंतर और नीचे की ओर जा रहे हैं। ये उन्हें समझने की जरूरत है। आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आपका क्या अनुभव रहा है? एक महिला हैं, आप ही घर चलाती हैं, घर संभालती हैं, राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, आप संक्षिप्त में कैसे बताना चाहेंगी अपने अनुभव को? किस राजनीतिक संदर्भ में, देश के संदर्भ में, अपना जो व्यक्तिगत संदर्भ है उसमें? जी, राजनीतिक संदर्भ अगर देखें तो मैं पिछले 94 से भारतीय जनता पार्टी में निरंतर काम कर रही हूँ
और काम करते हुए इसके विचार को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जिस वैचारिक अधिष्ठान को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रेरणा मिलती है और आपको लगता है कि हम देश के लिए हमारा भी कुछ योगदान है, हम भी कुछ काम कर पा रहे हैं। और पारिवारिक रूप से आप देखें तो जब आप बाहर जाकर काम करने लगते हैं, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका परिवार भी आपको समझने लगता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, मोदी जी के लिए, देश के लिए काम करते हैं, तो उन्हें भी गौरव महसूस होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज के बीच में जाकर मोदी जी के बारे में बात करना। आप किसी भी कोने में जाकर बात करिए, आपसे पहले लोग मोदी जी के बारे में बोलने लगते हैं। ये है हमारे लीडरशिप और का हमें भी बहुत कमाल। अच्छा लग रहा है मैम, आप इस मंच पर आई, आपने जो हमसे बातें साझा की, अपना दृष्टिकोण, अपना विजन साझा किया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो हमारा नेतृत्व कर रही हैं आधी आबादी का, उसमें जरूर आप सफल होंगी। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं अलका गुर्जर जी से निवेदन करूंगा, प्लीज आप मंच पर आएं। और आईटीवी के मैनेजिंग एडिटर राकेश सिंह जी प्लीज मंच पर आएं अलका गुर्जर जी का सम्मान करने के लिए। तो जोरदार तालियां अलका गुर्जर जी के लिए, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में, अपने अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया और किस तरह से उनका योगदान राजनीति में है, राजस्थान को लेकर उच्च सदन में है, संसद में है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि जैसे जैसे ये मंच आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विचारों की गहराई और भी बढ़ती जा रही है। और आज यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं हो रही